हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 17 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जैसे कि समाप्त हो चुका है। दोस्तों आज हम इस सेशन में 17 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका से जुड़े प्रावधान हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका से जुड़े प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भाग 5 आपका करेक्ट आंसर होता। जैसे कि दोस्तों अनुच्छेद एवं भाग से डिफरेंट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को आप ध्यान में रखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट भाग हैं आप उन्हें जरूर देख कर जाइएगा। और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और ये जो आपातकालीन से संबंधित अनुच्छेद, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें एक बार जरूर रीड करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किस क्या मापने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का जो उपयोग किया जाता है वह भूकंप माप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है भूकंप की तीव्रता आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है? तो प्रोपीन का फार्मूला पूछा गया था, तो C3H6 जो इसका फार्मूला होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता C3H6 आपका करेक्ट आंसर होता। वही देखिए प्रोपेन का, तो प्रोपेन का जो होता है C3H8 होता है। चलिए इनसे संबंधित कुछ फार्मूलों को देख लेते हैं। जैसे कि एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का CnH2n होता है, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो कई बार जो है फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एल्कीन एल्काइन का, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य पूछा गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल पर जो है ये आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था, बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास पर विशेष जोर दिया गया था। साथ ही साथ तेजी से औद्योगिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया था। तो आप देख लीजिएगा इनमें से आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए थे, तो वो आपका करेक्ट आंसर था। यदि बुनियादी ढांचा दिया गया था उद्देश्य, या भारी उद्योगों पर विकास पर विशेष जोर, या आप देख लीजिए कि इस रूप में से कौन सा आपके ऑप्शन में दिए गए थे। वहीं देखा जाए तो 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति का लक्ष्य के रूप में तथा समाज के एक सामाजिक प्रतिनिधित्व के प्रतिरूप की स्थापना की स्वीकार भी किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किस समाज के द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज से शुरू किए थे। आर्य समाज के आदर्श वाक्य जो थे वेदों की ओर लौटो, यानी कि आर्य समाज के द्वारा ही वेदों की ओर लौटने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पूछा गया था समाज, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता आर्य समाज आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो इन्होंने कहा था कि एकमात्र सच्चा धर्म जिसमें जातिवाद का कोई स्थान नहीं है वह प्राचीन वैदिक धर्म है। इन्होंने लैंगिक समानता के महत्व पर जो है जोर दिए थे, यानी कि आर्य समाज जो थे वह लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिए गए थे। और इनके द्वारा कहा जा रहा था कि एकमात्र सच्चा धर्म जिसमें जातिवाद का कोई स्थान नहीं है वह प्राचीन वैदिक धर्म है। तो ये सभी जो आदर्श वाक्य हैं ये आर्य समाज के द्वारा बोला गया था, तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया गया था और स्वामीनाथ दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ईसा मसीह के पूर्ण जन्म होने के अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के पूर्ण जन्म होने के अवसर पर जो है ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ईस्टर आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में से कौन खाद्य परीक्षण के तौर पर उपयोग किया जाता है?
तो खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने वाले पदार्थों को खाद्य परीक्षक कहते हैं। यानी कि जो खाद्य पदार्थ सड़ते हैं उनको बचाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे खाद्य परीक्षक कहते हैं। ये पदार्थ खाद्य पदार्थों की सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाता है। यानी कि सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होता है उसको से खराबी होने वाले सूक्ष्म जीव से जो होते हैं उनसे बचाने के लिए जो है इन सभी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इनमें से देखा जाए तो नमक, चीनी, वनस्पति तेल, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट, ये समानांतर रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले परीक्षक हैं। तो आप इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा दिए गए थे, वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जो है चीन देश के द्वारा जीता गया था। चीन ने इस प्रतियोगिता में 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत पदक और 51 कांस्य पदक के साथ कुल 207 पदक जीते थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता चीन आपका करेक्ट आंसर होता। और वहीं देखा जाए तो इसमें भारत के द्वारा 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक और कुल 19 पदक भारत के द्वारा जीते गए थे। तो चलिए इन्हीं से संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। वहीं देखें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में वो पैरा ओलंपिक था, जबकि ये जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए इनके टॉप देशों को देख लेते हैं। जैसे कि इसमें देखा जाए तो पहले स्थान पर जो रहा था वो अमेरिका रहा था। अमेरिका के द्वारा 39 स्वर्ण पदक और 41 रजत पदक और कांस्य पदक 33 जीते गए थे। कुल पदकों की संख्या जो थी 113 थी। वहीं दूसरे स्थान पर चीन देश रहा था। चीन के द्वारा 38 स्वर्ण पदक और 32 रजत पदक, 19 कांस्य पदक और 89 कुल पदक जीते गए थे। तीसरे स्थान पर जापान देश रहा था। जापान के द्वारा जो है 27 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक, कांस्य पदक 17 और 58 कुल पदक जीते गए थे। वहीं देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को जो स्थान रहा था वो 38वां स्थान रहा था। और भारत के द्वारा जो है 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक और टोटल जो है 7 पदक भारत के द्वारा जीते गए थे। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य होता था? तो मौर्य प्रशासन में देखा जाए तो राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि फरवरी 2021 में किस मामले में सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय ने देखा कि 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोर अपराधियों को न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को सौंपना चाहिए? तो ये जो देखा गया था देवलाली बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता देवलाली बनाम मध्य प्रदेश राज्य आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था, प्रावधान था। किंतु इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 में एक विधि अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ये यहाँ पर जो है संविधान संशोधन पूछा गया था, तो 44वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होता। अभी वर्तमान में देखा जाए तो संपत्ति के अधिकार को 300 के ए में रख दिया गया है, जो कि एक विधि अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय फल का जो नाम है कटहल है। तो आपका जो करेक्ट आंसर था कटहल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में से कौन अपने बच्चों को दूध पिलाने वाला समूह है? तो स्तनधारी जीवों के द्वारा जो है अपने बच्चों को दूध पिलाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता स्तनधारी जीव जो आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि स्तनधारी जीवों के द्वारा ही अपने बच्चे को दूध पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? यानी कि वर्ष 2022 का जो है राचेल हेहो फील्ड खिलाड़ी में खिताब जो था किस खिलाड़ी ने जीते थे? तो ऑस्ट्रेलिया के एलिस पेरी के द्वारा जो है वर्ष 2020 में
राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड जीता गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो जबकि 2021 में भारत के स्मृति मंधाना के द्वारा तथा 2022 में इंग्लैंड के नेट स्कीपर के द्वारा जो है यह पुरस्कार जीता गया था। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वर्ष 2022 में उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ किस योजना को लॉन्च किया गया था। तो उत्तर पूर्व भारत के विकास के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स यानी कि पीएम डिवाइन योजना को जो लॉन्च किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखिएगा। इसकी जो घोषणा किया गया था बजट 22-23 के दौरान जो लॉन्च किया गया था, इनके द्वारा जो है इसकी घोषणा किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वाद्य यंत्र व उसके वादक से गलत चुनिए, यानी कि किसका जो मिलान है वो गलत है। तो आपका जो उत्तर जो में दिया गया था राम नारायण जो कि सारंगी थे, ये आपका गलत होता। तो ये आपका जो है उत्तर करेक्ट आंसर होता, ये गलत मिलान था। वहीं देखें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि बांसुरी वादक हैं और पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक से संबंधित हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर के युद्ध के समय जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है हेक्टर मुनरो आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल तथा नवाबों के बीच जो है नवाब के जो सेना थे उनके बीच लड़ा गया था। वहीं इनमें से देखा जाए तो बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा उदौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच ये सेना लड़ा गया था। और एक तरफ से जो थे अंग्रेज थे, यानी एक तरफ देखा जाए तो ये त्रिपक्षी थे और एक तरफ से सिर्फ अंग्रेज थे। अंग्रेज के जो नेतृत्व करता थे हेक्टर मुनरो थे। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत होती है। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन जो थे किनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि चलाई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो चलाई लोक नृत्य जो देखा जाए तो यह जो है नागालैंड का एक लोक नृत्य है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो यह पुरुषों का सामूहिक लोक नृत्य है। यह जो है पुरुषों का एक सामूहिक नृत्य है और इसका आयोजन जो है होली पर्व के दौरान होता है, यानी कि होली जो पर्व होता है उसी के दौरान जो इस नृत्य को किया जाता है तथा यह महाशिवरात्रि से लेकर होली तक चलती है। इस लोक नृत्य में खुले स्थान में प्रमुखतः चंग नामक वाद्य यंत्र होता है। चंग नामक वाद्य यंत्र के साथ शरीर की गति या संचालन यानी नृत्य या तालबद्ध गति के साथ जो है व्यक्तित्व किया जाता है। इसे जो है चांग लोंग नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई खेलों की 3 बार मेजबानी की है। तो वहीं देखा जाए तो थाईलैंड ने सर्वाधिक बार 4 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है, जबकि ऑप्शन में जो है दक्षिण कोरिया दिया गया था जो कि 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी किए हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता दक्षिण कोरिया आपका करेक्ट आंसर होता। और वहीं देखा जाए तो भारत ने वर्ष 1951 में और 1982 में 2 बार जो है एशियाई खेलों का मेजबानी किए हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा कि भारत के द्वारा कब कब जो है एशियाई खेलों का मेजबानी किया गया है। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।